हेलो दोस्तों, आपकी अपनी क्लास कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त धीरज कुमार आपके लिए हिंदी हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 लेकर आया हूं। कल हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों आज हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ी पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे जो प्रैक्टिस सेट के रूप में होंगे, और एक रचना जो बोले थे कि डेली एक रचना पूछेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन हैं जो हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोग वर्णमाला पढ़ा था। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर एक व्यंजन। तो दोस्तों स्वर के बारे में तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज व्यंजन के बारे में हम लोग बात करें। स्वर के बारे में तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आज व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि व्यंजन व्यंजन मतलब व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग व्यंजन व्यंजन के बारे में कल कल भी मैंने बात की थी कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। कुल व्यंजन हमारे होते हैं 39। कुल व्यंजन कितने होते हैं 39। और मूल व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, तो मूल व्यंजन होते हैं दोस्तों हमारे 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, मूल व्यंजन 33 होते हैं। मूल व्यंजन 33 होते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि व्यंजनों के पार्ट देख लेते हैं कि व्यंजन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनेक अनेक पार्ट होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों तो वर्गीय व्यंजन की बात हम लोग करते हैं। तो वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन दोनों एक ही हैं। मतलब वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये हम लोग जान लगे कि अगर पेपर में पूछ देगा कि स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं तो ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि स्पर्शी व्यंजन अलग होते हैं और वर्गीय व्यंजन अलग होते हैं। ये सेम ही होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो दोस्तों देख लेते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये सभी वर्ग जो हैं इसके अंदर जितने भी वर्ड आते हैं, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा डा ड़ा, ता था दा धा ना, पा पा बा भा मा, ये सब हमारे जो वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों इस देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कितने, एक का वर्ग में कितने अक्षर हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5 हैं। चा वर्ग में भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं। तो दोस्तों ऐसे भी 5 हैं और ऐसे भी 5 हैं और ऐसे भी 5 हैं 5। तो दोस्तों मैथ की भाषा में, गणित की भाषा में देख लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। हम लोगों को पता है वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग होता है। जैसे 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, ये वर्ग बन रहा है। तो इससे याद कर लेंगे अगर सभी मतलब ऊपर से भी ऐसे भी सभी अक्षर बराबर आ रहे हैं तो एक वर्गीय व्यंजन हो गया। ये वर्गीय व्यंजन हो गया और मैथ की भाषा में ही एक वर्ग बन रहा है। तो दोस्तों हम लोग जान लेंगे वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, ता वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो दोस्तों अलग अलग सूत्र होते हैं, संस्कृत में भी अलग अलग सूत्र होते हैं इसके। तो वो बात की बात है दोस्तों। तो संस्कृत तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के हिसाब से हम लोग याद कर लेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 हैं जो अंतस्थ व्यंजन हैं। दोस्तों 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये जो हमारा या वा है इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। दोस्तों अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वर की तरह इनके उच्चारण में हवा निकलती है। मतलब या और वा का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हल्की स्वर की तरह इससे हवा निकलती है, तो उन्हें अर्ध स्वर का नाम से जाना जाता है। या और वा को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। और अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला, वा 4 अंतस्थ व्यंजन है। और अर्ध स्वर अगर पूछ दे कि इनमें से अर्ध स्वर बताइए तो आगे क्वेश्चन हमारा है, तो हम लोग वो देख लेंगे। या वह हमारा अर्ध स्वर हो गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारी बात कर रहा है लुंठित व्यंजन की। बात कर रहा है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होते हैं, तो दोस्तों देख लेते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन स्वर, लुंठित व्यंजन या स्वर एक ही चीज होती है। मतलब लुंठित व्यंजन या स्वर कौन है, अगर पूछ दे कि लुंठित स्वर कौन है, लुंठित स्वर हमारा रा है और लुंठित व्यंजन भी रा है। इसे लुंठित व्यंजन स्वर या प्रकंपित व्यंजन या स्वर कहते हैं। प्रकंपित, कभी कभी एग्जाम में 1 2 एग्जाम में पूछ दिया है कि प्रकंपित व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो रा, ला, पा, वा ये होता है, तो कौन सा होगा, ला, रा होगा, सॉरी रा होगा। ठीक है, तो हमारा प्रकंपित स्वर या व्यंजन हो गया या लुंठित स्वर या व्यंजन हो गया। तो दोस्तों बात कर ले यहाँ पे आ गई पार्श्विक व्यंजन। तो दोस्तों पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो गया, हमारा पार्श्विक व्यंजन भी हमारा ला हो गया। पार्श्विक व्यंजन हमारा ला हो गया और लुंठित व्यंजन हमारा रा हो गया।
तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। जिसे मतलब याद रहे हमें, जैसे ला पूछ रहा है लुंठित, इसमें ला आ रहा है तो ला आ रहा है। जिसमें लुंठित पूछ रहा है तो ला नहीं होगा, ला वाला नहीं होगा। जिसमें लुंठित ला पूछ रहा है, लुंठित ला आ रहा तो ला नहीं होगा, तो उसमें रा होगा। पार्श्विक पूछ रहा है तो उसमें ला होगा। ठीक है दोस्तों, लुंठित जहाँ जिस वर्ड में ला आ जाए आगे तो उसमें ला नहीं होगा, उसमें रा होगा और पार्श्विक में ला होगा। इसे याद करने की थोड़ी ट्रिक है, हम अपने अनुसार बता रहे हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अत्यधिक संघर्ष करना पड़े। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कोई वर्ड तो अत्यधिक संघर्ष करना पड़े और उष्मा सी उत्पन्न हो, जैसे सा, खा, सा, हा। जैसे हम लोगों को इन वर्णों को बोलते हैं तो जैसे हमारे गले में या कंठ में मतलब एक उष्मा सी उत्पन्न हो रही, रगड़ सी उत्पन्न हो रही, स, ख, स, हा। तो दोस्तों एक रगड़ से उत्पन्न हो रही, उष्मा से उत्पन्न हो रही और इनको बोलने में संघर्ष सा लग रहा है, तो इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? स, ख, स, ह। दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो हाँ, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो संयुक्त व्यंजन तो हम लोग जानते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिश्रित, मतलब जो मिले जुले होते हैं। कल हमने स्वर में डिस्कस किया था कि मिले जुले वर्णों को ही मिश्रित या संयुक्त व्यंजन संयुक्त कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन की बात हो रही, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो दोस्तों इसे याद करने की ट्रिक, मतलब याद करने की ट्रिक क्या होती है? तो हम लोग अंग्रेजी में या इंग्लिश में छा को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? के एस एच, तो ऐसे स्टार्ट होता है, के एस से स्टार्ट होता है छा का वर्ड, छा। तो इसमें के मतलब के से का और एस से सा, ऐसे याद कर लेंगे। इसका तोड़ क्या हो गया? इसका मतलब का और सा मिलकर छा बनता है। और त्रा देख लो, त्रा, त्रा में देखो देखो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ता जैसी बनी है, इसमें ता जैसी बनी है। और त्रा रा निकल रहा है तो इसमें रा हो गया। ता और रा मिलकर, त्रा और रा मिलकर त्रा का मेल हो रहा है, ता और रा मिलकर त्रा का मेल हो रहा है। और ज्ञा देख लो, ज्ञा में देख रहे हैं हम, ज्ञा ऐसे बना तो हल्का हल्का इसका जा जैसा लग रहा है। ये जा जैसा हल्का हल्का, ज्ञा ज्ञा हमारा जा जैसा हल्का हल्का लग रहा है। तो जा देख ला, और ज्ञा हमारा ये या हमारा ये यहाँ जैसा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इससे यहाँ देख लेंगे कि जा और यहाँ मिलकर ज्ञा बना रहे हैं। और स्रा देख लो, स्रा में देख लो, स्रा में देख लो, ये घुंडी जैसी सा दूर से ही दिख रही है। स्रा में घुंडी वाली सा जैसी बनी है, घुंडी सी बन रही है, जैसे घुंडी सी ये बनी है, घुंडी सी। तो घुंडी सी स्रा हो गई और रा स्रा, इसमें रा का साउंड निकल रहा तो रा हो गया। तो दोस्तों ये थोड़ी ट्रिक है जिससे हम लोग याद रखें कि ये कौन कौन से मिश्रण से बनकर बना। सा छा हो गया तो का और सा से बनकर बना है। त्रा हो गया वो ता और रा से मिलकर बना है। और ज्ञा हो गया जा यहाँ से मिलकर बना है। स्रा हो गया सा और रा से मिलकर बना है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। अढ़ा अढ़ी, इन्हें डा डलिया डा ढक्कन वाला वो नहीं है, टा ठा डा ढाड़ा वो वाला नहीं है। अढ़ा अढ़ी ने बोलते हैं, क्योंकि डा और डा के नीचे ये बूंदी रखी है इसलिए इनका नाम चेंज हो गया। ये अढ़ा अढ़ी हैं हमारे, क्या है? अढ़ा अढ़ी हैं दोस्तों हमारे। तो दोस्तों जान लेंगे कि द्विगुणित व्यंजन कौन से होते हैं। द्विगुणित व्यंजन होते हैं अढ़ा अढ़ी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात आई द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? तो दोस्तों द्वित व्यंजन के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द्वित व्यंजन क्या होते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं द्वित व्यंजन क्या होते हैं। जब किसी स्वरहीन व्यंजन के साथ, स्वरहीन व्यंजन समझते हैं जिसमें स्वर ना हो, जैसे का है ये, का में हलंत लगा तो ये स्वरहीन, स्वरहीन व्यंजन हो गया। ठीक है दोस्तों, स्वरहीन व्यंजन हो गया। स्वरहीन व्यंजन के साथ वही व्यंजन पूर्णता से आ जाए, ये वही व्यंजन पूर्णता से आ जाए बिना स्वर के, मतलब स्वर सहित आ जाए। स्वर रहित व्यंजन के बाद वही व्यंजन पूर्णता के साथ आ जाए तो वहाँ पे द्वित व्यंजन होता है। जैसे बिना स्वर के ये का हो गया, हलंत वाला हो गया। आधी का मतलब आधी का, जैसे हम लोग बोलते हैं हलंत वाले को। और उसके बाद पूरा का आ जाए, मतलब पूर्णता आ जाए तो वहाँ पे द्वित व्यंजन होता है। जैसे देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, जैसे देख लेते हैं बच्चा। बच्चा पढ़ा तो बच्चा में आधी चा बनी है पहले, ये आधी चा, फिर पूर्णता पूरी चा आ गई तो ये हो गया बच्चा। पक्का में देख लो, पक्का पहले आधी का है फिर पूरी का है, पक्का। बिल्ली पे आधी ला है फिर पूरी ला है। ठीक, ये मतलब स्वरहीन व्यंजन के साथ वही व्यंजन पूर्णता से आ जाता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, लल्लू, रस्सी, बिल्ली आदि हो गए। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग।
दोस्तों अनुस्वार के बारे में बात करते हैं। वह वर्ण जिनके उच्चारण में पूर्णता नासिका का प्रयोग हो, मतलब पूर्ण रूप से नाक, हमारी नासिका, नाक का प्रयोग हो, उन्हें अनुस्वार से अंग, अंग को बोलते हैं। तो उसमें पूर्णता, पूर्ण रूप से नाक का ही प्रयोग हो रहा है और कोई मुख का तो प्रयोग हो रहा नहीं। अंग बोलो, अंग, अंग बोल रहे तो पूर्ण रूप से नासिका का प्रयोग होता है, तो उन्हें अनुस्वार कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ नासिक की बात है, तो नासिक के बारे में हम लोग जान लेंगे कि नासिक क्या होता है। दोस्तों वे वर्ण जिनके उच्चारण में पूर्णता मुख का प्रयोग हो, मतलब पूर्ण रूप से मुख का प्रयोग हो, तथा नाम मात्र की नाक का प्रयोग हो, मतलब नाम मात्र की नासिका का प्रयोग हो, तो उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। पूर्णता मतलब पूर्ण रूप से मुख का प्रयोग हो और नाम मात्र की नाक का प्रयोग हो, वहाँ पे नासिक वर्ण वो कहलाते हैं। जैसे हो गया, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अंगा, अड़ा, इया, ना, मा बोल रहे हैं। जैसे पूर्णता मुख का प्रयोग, अंगा हल्की नाक का प्रयोग हो रहा है बाद में, आ इया पूरा मुंह, बाद में नाक, अड़ा न मा बाद में नाक की आवाज़ आ रही है, पहले मुख की आवाज़ आ रही। तो दोस्तों जान लेंगे नासिक वर्ण कौन से होंगे, अंगड़नम, अंगड़म मतलब इया, अड़ा न मा अड़ा। ठीक है, तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों हाँ, यहाँ पे अनुनासिक की बात आई, तो अनुनासिक क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि अंग की बूंदी ऊपर, ये चंद्र बिंदी हम लोग इसे बोलते हैं, चंद्र बिंदी, चंद्र बिंदी बोलते से, चंद्र बिंदी को ही अनुनासिक कहते हैं। देख लो दोस्तों, चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका तथा मुख का समान मात्रा में प्रयोग हो। ये पूछता है, क्वेश्चन आता है कि वह वर्ण कौन सा है जिसमें समान मात्रा में नासिका तथा मुख का प्रयोग होता है। तो दोस्तों कौन से वर्ण है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में समान मात्रा में नासिका और मुख का प्रयोग समान मात्रा में, मतलब बराबर मात्रा में प्रयोग होता है। जितना मुख का प्रयोग होता है उतना नासिका, हमारी नाक का प्रयोग होता है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे चांद, आँख, दांत, ये सब हमारे जो है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अंग की बूंदी मतलब अंग मतलब चंद्र बूंदी का प्रयोग होता है, उन्हें अनुनासिक का प्रयोग, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये पेपर में पूछता है दोस्तों, ये पेपर में पूछता है कि कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनमें नासिका और मुख का प्रयोग समान मात्रा में होता है या बराबर मात्रा होता है। तो कौन से वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोगों ने बताया था कि डेली बेस पे एक रचना पूछेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी और पेपर में आने की पूरी संभावना होगी। तो हम लोग रचना के बारे में देख लेते हैं। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता किसकी है, सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है ये। आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट बताया था कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, मतलब उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि इनमें से वर्गीय व्यंजन कौन है। तो दोस्तों वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा है कि जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। पढ़ा हम लोगों ने, स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन सेम होते हैं, एक ही होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, का से मा तक, यार अलावा ये नहीं है। का से मा तक देखते हैं अभी, शाखा साहा नहीं है, छत्रज्ञ नहीं है। का से मा तक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, सब जो है वो जो है हमारे वर्गीय व्यंजन थे। तो का से मा तक जो वर्ण हैं वो हमारे वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं या अंतस्थ वर्ण हैं। तो दोस्तों अंतस्थ वर्ण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंतस्थ वर्ण होते क्या हैं। तो अंतस्थ वर्ण हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होते हैं अंतस्थ वर्ण, यार अलावा पढ़ा था ऊपर कि यार अलावा हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शाखा साहा नहीं, यार अलावा देखते हैं भी, छत्रज्ञ नहीं, आ ई उ री नहीं। तो दोस्तों यार अलावा जो है हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन की बात कर रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा था, जिनको बोलते समय हमारे शरीर में मतलब हमारे कंठ से या मुख से उष्मा सी उत्पन्न हो बोलने में। यार अलावा कोई उष्मा उत्पन्न हो रही नहीं, चछजा कोई उष्मा उत्पन्न हो रही नहीं, टठडा कोई उष्मा उत्पन्न नहीं, और शाखा साहा को बोलो, सा ख सा हा, गले में एक उष्मा सी उत्पन्न हो रही, तो ये हमारे उष्म व्यंजन हो गए। दोस्तों ऐसे भी जान लेंगे, सा सा हमारे ये इसे षटकोर वाली सा बोलते हैं, तो इसका प्रयोग हो रहा है, उसमें भी षटकोर वाली सा का प्रयोग हो रहा है। तो इससे थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे जी कि उसमें सा का प्रयोग होता है, तो सा वर्ण वाले ही
जो है हमारे शाखाशाही ही हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं तो 10-20 मिनट तो हो ही जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि लुंठित व्यंजन कौन होते हैं। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन या स्वर, हम लोगों ने बात की थी लुंठित स्वर या व्यंजन या प्रकंपित स्वर या व्यंजन एक ही चीज़ होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं लुंठित, हमने बताया था कि ला आ जाए तो ला नहीं होगा। लुंठित और पार्श्विक व्यंजन इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो जहाँ पे ला आ जाए वहाँ पे लुंठित ला आ गई तो ला नहीं होगा, तो ला नहीं होगा पहले, या होगा या भी नहीं होगा, वाह होगा वाह भी नहीं होगा। तो लुंठित व्यंजन कौन सा हो गया हमारा, रा। रा हमारा लुंठित व्यंजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लो आ गया, अर्ध स्वर। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्ध स्वर क्या होते हैं। अर्ध स्वर वो होते हैं क्योंकि जो स्वर की तरह इनमें उच्चारण होता है ना, स्वर की तरह हवा निकलती है, वही हर अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, या रा लावा तो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे, या रा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लावा बिल्कुल नहीं होंगे। या वा, हाँ या वा हमारे अर्ध स्वर होते हैं। ला रा ला ये भी नहीं होगा। क्या अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था, या रा ला वा हमने पढ़ा था कि ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। तो इसमें या और वा को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, या वा को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। या वा हमारे अर्ध स्वर हैं और बाकी ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों क्वेश्चनों को देखिए, क्वेश्चन देखिए, पार्श्विक व्यंजन को छांटिए, इनमें से पार्श्विक व्यंजन को छांटिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में, ऐसी बात नहीं कि आते नहीं हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बात की थी लुंठित और पार्श्विक साथ साथ थे, तो लुंठित में तो ला आ गया था, तो उसमें तो ला होगा नहीं। तो पार्श्विक व्यंजन में रा होगा, रा तो तुम्हारा लुंठित हो गया, वाह होगा वाह भी नहीं होगा, रा होगा या भी नहीं होगा, क्या होगा, ला होगा। दोस्तों पार्श्विक व्यंजन है ला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों बात है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन, का खा घा नहीं, यारा लाव नहीं, सकसा नहीं, सकसा तो उसमें व्यंजन हो गया। देख लिए सा आ गया तो उसमें भी सा बीच में आ रही है तो उसमें व्यंजन हो गया। छात्र क्या मतलब मिश्रित, संयुक्त का मतलब होता है मिश्रित। तो छा देखा पहले, तो छा देख लिया तो छा होता है तुम्हारा का और सा का मिश्रण, अभी हम लोगों ने देखा। जैसे के एस लिखते हो, के एस इंग्लिश में लिखते हैं, छा की स्पेलिंग तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। त्रा देख लिया, त्रा देख लिया तो इसमें ता, ता का मिश्रण दिख रहा है, ता और रा, ता और रा का मिश्रण इससे त्रावंती, बोलने में त्रा लग रहा था। और ज्ञा, ज्ञा भी देख लिया हमारा, ज्ञा को भी देख लिया कि हमारी जा जैसी बन रही है, ज्ञा जा जैसी बन रही है, तो उसमें जा जा जैसी बन रही है। तो दोस्तों आधी जा और क्या बन रहा है, जा में जा का मिश्रण हो रहा है, जा और इया जैसी बन रहा है, इया भी हमारे तो ऐसी बनती है। तो जा हो गया जो हमारा जा और इया का मिश्रण। देखो स्रा, स्रा में तो दूर से ही दिख रहा है कि घुंडी वाली स्रा का प्रयोग हुआ है, तो घुंडी वाली स्रा देखो दूर से ही दिख रही है, घुंडी वाली स्रा, स्रा और रा निकली रही है तो रा का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों ऐसे याद रखें, संयुक्त व्यंजन कौन से हुए, छत्र ज्ञ स्रा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की थी उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुणित व्यंजन कहते हैं हम लोगों ने, अभी तो ऊपर पढ़ा था कि उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुणित व्यंजन सेम ही होते हैं, द्विगुणित व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो कौन से हो गए, तो अढ़ा अढ़ी हम लोगों ने पढ़ा था, अढ़ा अढ़ी जो दो हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। मतलब डा डा टाठा डा डा, वो तो उसमें बुंदी नहीं नीचे लगती है, बिंदी नहीं लगती है नीचे, इसमें बिंदी लगती है। जिसमें बिंदी लगती है नीचे उनका प्रयोग सामान्यतः होता नहीं है, लेकिन ये वर्णमाला में है तो हम लोग इनको पढ़ेंगे। अढ़ा अढ़ी इनको पढ़ते हैं। तो ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों देख लेते हैं अभी द्वितीय व्यंजन के बारे में बात हम लोगों ने की थी। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, मतलब जिनका उच्चारण करते समय पहले स्वरहीन व्यंजन, मतलब स्वरहीन व्यंजन प्रयोग हो। स्वरहीन व्यंजन मतलब आदि का, और उसके बाद पूर्णता वही, मतलब वही व्यंजन पूर्णता प्रयोग हो, पूर्ण रूप से, मतलब स्वर सहित प्रयोग हो, तो वहाँ पे हमारा द्वितीय व्यंजन हो। जैसे पक्का, पक्का में हो गया का आदि का पूरी का, बच्चा चा आदि चा उसके बाद पूरी चा, ठीक है। रस्सी आधी सा उसके बाद पूरी सा, ठीक है दोस्तों। तो जिन वर्णों में मतलब आधा अक्षर मतलब स्वरहीन अक्षर और स्वर सहित अक्षर मिलकर ही हमारा द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे बच्चा ये भी है, रस्सी इसमें भी प्रयोग हुआ, पक्का इसमें भी प्रयोग हुआ। तो इनमें से सभी हमारे सभी जो हैं द्वितीय व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों पंचमाक्षर जान लेते क्या है, इनमें से पंचमाक्षर वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों पंचमाक्षर के बारे में क्या जान लेते हैं हम लोग, वो वर्ण नासिक व्यंजन, जानते हो नासिक व्यंजन। हम लोग वर्गीय व्यंजन के बारे में बात करते थे, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा, टाटा डाडा डा, ता दादा ना, ये पढ़े थे दोस्तों।
तट डढना तत दधना माँ। ये जो लास्ट वाले आ रहे थे हमारे, ये लास्ट वाले आए रहे थे, उन्हें ही हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। ये हमारे हो गए पंचमाक्षर वर्ण। अंगा अंगड़ न म, ये हमारे संस्कृत में अंगड़नम पढ़ते हैं इसको, ये हमारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। लास्ट के कावर्क का लास्ट वाला, चावर्क का लास्ट वाला, टावर्क का लास्ट वाला, तावर्क का लास्ट वाला, पावर्क का वाला, सभी वर्गों के जो लास्ट के अक्षर होते हैं वो हमारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमारा। लो दोस्तों आ गई रचना। रचना बोले थे एक रचना जो डेली बेस पे पूछी जाएगी और इम्पॉर्टेंट होगी। इनमें से सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है? हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना ऊपर सरदार पूर्ण सिंह की रचना। तो दोस्तों कौन सी है? आचरण की सभ्यता, जो है हमारा निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में वर्णमाला की डिस्कस किया था कि इरावती, इरावती की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हैं जो हमारे इरावती के रचनाकार हैं। ठीक है, अंधा युग की बात यहाँ पर है तो अंधा युग जान लेते हैं किसकी? धर्मवीर भारती जी की हमारी अंधा युग है। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो है हमारे अंधा युग के रचनाकार हैं। यहाँ पर मृगावती की बात है, मृगावती भी इंपॉर्टेंट रचना है हमारी। मृगावती किसकी? कुतबन, कुतबन का नाम हम लोगों ने सुना है, कुतबन, कुतबन अब हमारी मृगावती कुतबन की है, कुतबन। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आने की पूर्णता संभावना है। अच्छे क्वेश्चन हैं और ही अच्छे मिलेंगे, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ताकि वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अगर आपको लग रही हो कि मेहनत की है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।